प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की थर्ड पेपर की कक्षा में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ा था और उसके द्वारा हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या अधिकतम संभाव्य वेग की गणना की थी। अधिकतम संभाव्य वेग की गणना के पश्चात अब हम आज एवरेज वेलोसिटी की गणना करते हैं। एवरेज वेलोसिटी समस्त अणुओं के वेग में अणुओं की संख्या कुल संख्या का यदि भाग दें तो औसत वेग प्राप्त होता है। यदि किसी का औसत निकालते हैं तो उस पदार्थ की पूरी संख्याओं का टोटल कर लिया जाता है और टोटल करने के बाद उनकी कुल संख्या से उसको भाग दे दिया जाता है। इसी तरह से वेग अणुओं के वेग को या मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी निकालने के लिए भी अलग अलग अणुओं की संख्या के वेगों का टोटल करके उनकी कुल संख्या का भाग दें तो औसत वेग का मान आ जाता है। इसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम देखते हैं कि सी बार जो नोटेशन है उसे हम सी बार से डिनोट करते हैं और सी बार इज इक्वल टू 0 to infinity c इंटू डी एन अपॉन एन ज़ीरो। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसे दर्शाते हैं। फिर c इंटू डी एन का मतलब है C1 से लेकर के और Cn तक के सभी अणुओं के वेगों का योग, उसको हम c इंटू डी एन से बताते हैं। अर्थात c बार इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू प्लस Cn अपॉन N0 इज इक्वल टू, यदि हम N0 को कॉमन ले लें तो 1 अपॉन N0 इज इक्वल टू समेशन ऑफ Ci हो जाएगा। समेशन का मतलब है कि C1 प्लस C2, समेशन ऑफ Ci का मतलब हुआ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 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 अप टू Cn। C बार, यदि हम C बार को लें तो C बार इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन N0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी और C इंटू डी एन, जैसा कि हमने C इंटू डी एन किसका लिया है, टोटल समेशन ऑफ Ci को लिया है। तो ये हो गया C इंटू डी एन। यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो C बार या औसत वेग इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी C इंटू डी एन अपॉन N0 या C बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी C डी एन अपॉन N0 इज इक्वल टू होगा 4 पाई ब्रैकेट में m अपॉन 2 पाई के टी टू दी पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2 KT C स्क्वायर DC। ये मान हमने कल फॉर्मूला नंबर 1 और 2 जो आपको बताए थे वहीं से आपको दिया है। फॉर्मूला नंबर 1 में DC इस साइड है और दूसरे में DC हमने लेफ्ट साइड में ले लिया है। फॉर्मूला नंबर 1 और 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देख लिया। चलो अब यहाँ पर हमने C बार का मान रखा तो C बार हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी C और पूरा फॉर्मूला dn अपॉन N0 का, dn अपॉन N0 का फॉर्मूला नंबर 1 का मान यहाँ पर हमने रख दिया है। अब इसके बाद यदि हम यहाँ पर इसको लेते हैं तो C बार इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई m अपॉन 2 पाई के टी टू दी पावर 3/2। ये जो वैल्यू है ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है और दूसरी वैल्यू है एक्सपोनेंशियल माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2 KT C क्यूब DC। आगे वाली वैल्यू जो है समाकलन करने के लिए कांस्टेंट रहती है, क्योंकि कांस्टेंट जो वैल्यू है उसका समाकलन नहीं होता और जो दूसरी वैल्यू है उनका हम C के सापेक्ष समाकलन करते हैं। तो समाकलन के लिए जो वैल्यू है वो है आपका, समाकलन की जाने वाली वैल्यू है एक्सपोनेंशियल माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2 KT C क्यूब DC। यानी जिस जिस टर्म में C आ रहा है उन्हीं का समाकलन किया जाएगा और बाकी एज सच कांस्टेंट लिखा जाएगा। अब ये A पूरे इसमें A के बराबर मानेंगे हम m अपॉन 2 KT को। m अपॉन 2 KT को हमने एक कांस्टेंट A के बराबर मान लिया।
और इस तरह से इस पूरे निश्चित समाकलन को जब सॉल्व किया जाता है तो उसका जो परिणाम है उसका मान 1/2a² के बराबर आता है। अर्थात अब इसका मान जो कि फॉर्मूला इसमें था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ∞ c इंटू 4πm/2π/kt पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल -mc²/2kt c² dc। इसमें हम जो इंटीग्रेशन किया हमने इस टर्म का एक्सपोनेंशियल -mc²/2kt c³ dc और कांस्टेंट दोनों को मिलाकर जब लिखते हैं तो ये c बार = 4π ब्रैकेट में m/2kt की पावर 3/2 इंटू 1/2a² की जगह पर हमने वापस क्या रख दिया m/2kt का होल स्क्वायर। c बार = 4π ब्रैकेट में m/2πkt टू दी पावर 3/2 इंटू 1/2k²t²/m²। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 4π m³ 3/2 नीचे 2³ पाई की पावर 3/2 k³ 3/2 और t³ 3/2 जब हमने ब्रैकेट खोला तो, और इधर इंटू 2k² t²/m²। 2 हम आगे ले लेते हैं, नंबर वाला फिगर है। 2 इंटू 4π m³ 3/2 अपॉन 2³ 3/2 पाई 3/2 k3/2 और t3/2 इंटू k²t²/m²। जब हम इसको लेते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4√kt/2m पाई। जब इनको सॉल्व किया 4 को जब हमने वापस अंदर ले लिया अंडर रूट में तो 4 × 4 16, जैसे ही हम अंदर लेंगे ये 16 हो जाएगा तो 16kt/2πm हो गया। फिर हमने 2 से और 16 को डिवाइड कर दिया तो अंडर रूट ये आ जाएगा आपका √8kt/πm, या ये ऊपर की फिगर में और नीचे दोनों तरफ हमने n × n से मल्टीप्लाई किया। जब n × n से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका √8knt/πmn = 8RT/πm। तो इस तरह से 8RT/πm जो है वो एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए सूत्र है। 8RT/πm, यहाँ पर RT की जगह पर हम PV भी लिख सकते हैं, तब वो हो जाएगा √8PV/πm। तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले की सहायता से इन दोनों में से एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग की गणना कर सकते हैं। तो इस तरह से औसत वेग की गणना की जाती है। अब हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग की गणना इस फॉर्मूले की सहायता से होती है। तो c स्क्वायर यानी CRMS का स्क्वायर = C1² + C2² + C3² + C4² अप टू CN² होता है। सेकंड स्टेप में CRMS = हो जाएगा √C1² + C2² + C3² + C4² up to CN²/n। It means we can say CRMS = √CI का स्क्वायर, या CRMS = √C²dn/n0। जैसा कि हमने एवरेज वेलोसिटी में किया था, CI = C × dn था, तो यहाँ पर C स्क्वायर है इसलिए ये C² × dn हो गया। dn/n0 अंडर रूट यहाँ से हम हटाते हैं
तो यहाँ पर हो जाएगा CRMS का स्क्वायर। यानी अब जो हम कैलकुलेशन आगे करेंगे वो CRMS के स्क्वायर की है, यानी लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी उस पर हमें अंडर रूट लगाना होगा। तो CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया C स्क्वायर DN/N0। DN/N0 का मान हम प्रारंभ के मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अध्ययन के फॉर्मूला नंबर 1 से यहाँ पर रख देते हैं। तो CRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर इंटू 4πm/2π/kT की पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल -mc स्क्वायर/2 kT C स्क्वायर DC, या CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 4πm/2π/kT की होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल -mc स्क्वायर/2 kT C4 DC। ये वाला मान जो है, पहले वाला मान कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, एज सच हम बाहर ले लेते हैं उसको और आगे चलाते हैं। 4πm/2π/kT का होल ब्रैकेट 3/3/2 एंड अंदर वाला जो समाकलन वाला मान है ये भी एक यथातथ अवकलन या कंप्लीट इंटीगर है, और कंप्लीट इंटीगर की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है, और इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो 0 टू इन्फिनिटी C4 एक्सपोनेंशियल -AC स्क्वायर DC होती है, और जिसको वापस आगे सॉल्यूशन किया जाए तो ये 3/8 अंडर रूट π/A5 के बराबर आता है। इसका पूरा डेरिवेशन जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो रसायन विज्ञान के कोर्स में जो कैलकुलेशन का नहीं होता है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, और यहाँ पर केमिस्ट्री में इसके कोई भी नंबर नहीं होते हैं। इसलिए दोनों जगह पर हमें एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में जो समाकलन का मान है वो आपको सॉल्व लिखना है। तो 4πm/2π/kT होल पावर 3/2 इंटू 3/8 π/A5 π/A5। देन इसको यदि हम A का मान रखते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा 4πm/2π/kT इंटू 3/8 अंडर रूट पाई और m/2 का होल 5। देन 4πm/2π/kT होल ब्रैकेट 3/2 इंटू 3/8 अंडर रूट पाई। ब्रैकेट में यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2kT/m का 5/2, यानी 2 का स्क्वायर, फिर पाई को सॉल्व किया तो पाई 1 प्लस हाफ आ गया, इधर हाफ और इधर 1। इसी तरह से m 3/2 उधर m 5/2, m नीचे आ जाएगा, k ऊपर नीचे 3/2 ऊपर 5/2, k ऊपर हो जाएगा, t ऊपर 5/2 नीचे 3/2 तो t ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से हम जब पूरे को सॉल्व करते हैं तो CRMS का मान आ जाता है अंडर CRMS के स्क्वायर का मान, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि लास्ट में यहाँ पर हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी आ गई है CRMS के स्क्वायर की, और CRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 3kT/m के स्मॉल m के बराबर होता है, यानी CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3kT/स्मॉल m के बराबर होगा, यानी CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3kT/स्मॉल m, या फिर हम इसको n इंटू n से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैपिटल M n इंटू कैपिटल मतलब n/n से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन k इंटू n इज इक्वल टू r हो जाएगा, और स्मॉल m इंटू n इज इक्वल टू कैपिटल M हो जाएगा, और CRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/कैपिटल M हो जाएगा। और इस तरह से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की गणना करते हैं।
यही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने काइनेटिक थ्योरी में भी कैलकुलेट की थी और काइनेटिक थ्योरी से भी उसका मान √3 RT/m आता है। यानी जो ये वाला मान है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से और मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दोनों से ही समान आता है। अर्थात काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को वापस मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी के सिद्धांत से वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की गणना करते हैं। धन्यवाद।